हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मॉर्निंग हो चुकी है, मेरा डेली क्लीनिंग का काम हो चुका है। इसके अलावा मैंने नहा के पूजा भी कर ली है। और आज मैंने डाली है एक नई कुर्ती। और इसे भी खड़ी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए कैसी लग रही। मैंने पहली बार सती कुर्ती का एक्सपेरिमेंट अपने साथ में किया हुआ है। और बाल को वॉश किया तो अभी वो गीले हैं, तो मैंने थोड़ा देर सोचा कि खोल दूँ। और फ़ैन चल रहा है तो आपको फ़ैन की भी आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा माइंड कीजिएगा। और बाहर से बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है, तो देखिए अब क्लियर आ रहा है कैमरा, क्योंकि बैक से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी। तो आ, अभी किचन का जो भी आज रूटीन है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और आज किचन में क्या बनने वाला है, तो आज गुरु पर्व भी है और इसे हम लोग आषाढ़ी भी बोलते हैं। तो बहुत से घरों में आषाढ़ी की पूजा होती है, तो हम लोगों ने भगवान की पूजा कर ली है। मेरे घर पे आषाढ़ी की पूजा नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती है। मेरे मायके में तो होती है पर ससुराल में नहीं होती है। तो हम लोग इस वर्ष की आराधना कर लेते हैं। और जब हमारे इष्ट देव हमारे साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो चलिए चलते हैं, आपको रूटीन दिखाते हैं और बाकी की बातें साथ में करते चलेंगे। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था पोहा। इस पोहे की खासियत ये है कि इसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी यूज नहीं है। ज़्यादातर लोग पोहे में प्याज और लहसुन का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने उबाले हैं आलू और साथ में उबाले हैं आलू। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैंने बालों को नहीं बांधा है, बट मैं बहुत जल्दी बालों को बांधने वाली हूँ, क्योंकि खुले बाल करके किचन में काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। आज का टास्क ये है कि जो भी डिशेस बन रही हैं आज, तो वो एक ही बर्तन में सारी बनेंगी, यानी कि सब्जी उसी में बनेगी और जो भी कुछ बनेगा सब उसी में ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और उसके ऊपर अभी कढ़ाई। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। ऑयल में क्यों डाल रही हूँ बताती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने पीस के रखी है दाल, ये चने की दाल है। तो आज के दिन हमारे यहाँ चने की दाल की रोटी पूड़ी पराठे आप जो भी खाते हैं वो बनता है। उसको हम लोग बढ़ई भी बोलते हैं। तो हमारे कानपुर में इसको बढ़ई बोला जाता है। तो बहुत से लोग कच्ची दाल उबाल करके बनाते हैं, कुछ लोग भिगो के बनाते हैं। तो मैं इस मेथड से बनाती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, दाल को मैंने रात में सोख कर दिया था और इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्च, हींग, और मैंने डाली थोड़ी सी सौंफ। और अब इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो दाल को फ्राई करने के लिए मैंने देखा कि आप ऑयल डाला था और उसमें दाल डाल दी। उसके बाद मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अनुसार मैंने डाल दी है लाल मिर्च। मैंने इसमें डाला है हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और एक चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर, तो जीरे को मैंने पहले भूंज करके रख लिया था और उसे मैंने पीसा नहीं था। तो ये देखिए मैंने जीरा निकाल लिया है। और मैं क्या करूँगी, जो छोटी सी खल्लड़धानी जिसको मोटार भी बोलते हैं, बट मेरे पास ये लोहे की है, तो इसी में मैं जीरे पाउडर को क्रश कर लूँगी और ताज़ा ताज़ा जीरा पाउडर तैयार हो जाएगा। क्योंकि बारिश के मौसम में जीरा पाउडर अगर आप पीस के रख लेते हो तो कभी कभी क्या होता है वो सील जाता है। अगर आप बहुत दिन तक आप यूज नहीं करते हो तो वो फिर ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने भूंज के रख लिया और मैं इसे पीस करके बिल्कुल एयर टाइट डब्बी में रख लूँगी ताकि ये ख़राब नहीं हो। तो मैं फटाफट दाल को भूंज ले रही हूँ, क्योंकि अब जितनी भी प्रिपरेशन होगी इसी कढ़ाई में होनी है, तो बारी 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 काम करना है। तो दाल हमारी बन चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसी में सब्जी बनाऊँगी। फिर से इसमें रखती हूँ ऑयल। तो ये है मेरा ऑयल का कंटेनर। मैं छोटे बर्तन में भी शिफ्ट कर लेती हूँ। पता नहीं आपको मेरा साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि चिमनी चल रही है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं देखिए इसमें दिखा देती हूँ। तो ये मैं डालूँगी अजवाइन, और मैंने ये कट करके रखी है हरी मिर्च, तो इसमें हरी
गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन, थोड़ी सी हींग, और उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्च, और अब हरी मिर्च अच्छे से तड़कने लगी है। तो भुजिया की सब्ज़ी आपके लिए ज़रूर बनती है, तो चने की दाल और भुजिया का कॉम्बिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग कद्दू की सब्ज़ी भी बनाते हैं। आज के दिन कद्दू की भी सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है, बट इस बार पता नहीं क्यों ये कद्दू नहीं लाए, जिसको कि हम लोग सीताफल बोलते हैं। और सीताफल खट्टा मीठा हम लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई शुभ काम होता है तो सीताफल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। पुराने ज़माने में तो अक्सर लोग सीताफल की सब्ज़ी के बगैर कोई भी खाना कंप्लीट ही नहीं करते थे। तो अरबी को मैंने इसमें डाल दिया है और मसाले भी मैंने भून लिए हैं, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और इसके बाद इसे अच्छे से भून लूँगी। और अब मैं दिखाऊँगी कि आप देखिए कि अरबी का कलर कितना अच्छा आया है। और अरबी इस मेथड से आप बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जिन लोगों को अरबी नुकसान करती है उन्हें नुकसान भी नहीं करेगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और अरबी का बस यही स्वाद मुझे बहुत पसंद है। तो अरबी यानी कि भुजिया हमारी बन चुकी है, और सेट कर लेंगे। अरबी को निकालने के बाद मैं पुनः इसी कढ़ाई में डाल दूंगी ऑयल। और अब हम बनाने जा रहे हैं टमाटर आलू की सादी सब्ज़ी। शायद मैंने इसके पहले आप लोगों से ब्लॉग में सादी सब्ज़ी का जिक्र किया है। मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी कई मेथड से बनाती हूँ। तो कंटेनर को मैं पोंछ के रख दे रही हूँ, ताकि ऑयल जो निकल आता है साइड में, तो फिर वो दराज़ें गंदी हो जाती हैं। आपको मेरी दराज के ऊपर सेल्फ में डोर नहीं दिख रहा होगा, तो ये डोर निकल गया, क्योंकि पल्ले बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो डोर निकल गया, और मुझे कारपेंटर को बुला करके इसे लगवाना, क्योंकि थोड़ा सा काम किचन में अभी मेरा कारपेंटर वाला निकल आया, जो मुझे कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे डब्बे वगैरह भी गंदे हो रहे हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे। हींग मेरी तड़क चुकी है, जीरा भी मेरा तड़क चुका है। अब जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, और जैसे ही हमारी हरी मिर्च तड़क जाएगी, यानी कि थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसाले मैं सिंपल यूज़ करने वाली हूँ, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट या मसाले नहीं है, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्च जो हम नेचुरल डेली यूज करते हैं उन्हीं मसालों का हम यूज़ करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, और आधी ही चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च, और इसमें 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और इसके बाद हम मसालों को भूंज के डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले भून जाएंगे तो जलेंगे नहीं। और पानी तुरंत डालना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और जो सब्ज़ी है वो काली हो जाएगी। तो देखिए मैंने पानी को डाल दिया है, और मसाले भून जाएं उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने पीसते समय इसमें एक चीज़ और ऐड की, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब मैंने टमाटर को पीसा तो मैंने इसमें डाल दिया है एक अदरक का टुकड़ा, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए टमाटर को मैंने पीस लिया है, और मैंने जैसे ही मसाले मेरे भुन गए मैंने इसमें टमाटर को डाल दिया। अब टमाटर को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता है। तो ऑयल छोड़ने के पहले हम इसमें डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, और उसको फिर भुनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही तेल छोड़ेगा तो हम इसमें डालेंगे आलू। तो बस टमाटर मेरे भुनने ही वाले हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तो ये आपने देखा कि मैंने इसमें जो सिंपल मसाले उन्हीं का यूज किया है, कोई अलग से ऐसा कोई मसाला नहीं डाला। मैं इसमें गरम मसाला भी आज नहीं डालने वाली हूँ, बस इस तरीके से। अब मैं सब्ज़ी को थोड़ी देर भून लूँगी, तो सब्ज़ी जैसे ही कढ़ाई में चिपकने लगेगी वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और ये बिल्कुल सिंपल सादी सब्ज़ी तैयार हुई है, इसमें किसी भी मसाले, ऐसे मसाले नहीं कि प्याज लहसुन का यूज नहीं है। और ये बिल्कुल प्रसाद वाली सब्ज़ी बन कर के तैयार होगी, क्योंकि आज गुरु पर्व है, तो भगवान का भोग लगना ज़रूरी है, और हर त्यौहार पे आप भोग लगा पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरा मानना ये है, या मैंने कहीं सुना था कि ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है उसे आपको उन्हें अर्पण ज़रूर करना चाहिए। तो सब्ज़ी छौंक दी है, और ये मेरी दाल भुन करके रेडी है, और अरबी की भी सब्ज़ी बन गई है, और एक तरफ मेरी टमाटर आलू की भी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी बनने के बाद मैं सेकूँगी
कचौड़ियाँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले लोई काट ले रही हूँ। लोई काटने ज़्यादातर आप सब भी तरीके से करते होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। नया ये है कि मैं दो लोई पहले निकालती हूँ। तो एक निकालती हूँ गाय की और एक निकालती हूँ मैं पुरखे की। ये मेरा डेली का क्रम है, यानी कि मैं रोज़ जब भी खाना बनाती हूँ तो दो लोई हमेशा, यानी कि दो रोटियाँ, पराठे, पूड़ी जो भी बनता है उसे निकालती हूँ, जिसमें एक गाय की होती है और एक हमारे पुरखों की होती है। तो सबसे पहले मैं उसे निकाल दूँगी। उसके बाद मैं भोग की थाली निकालूँगी और उसके बाद बच्चों को खाना दूँगी। तो जिसको पहले खाना होगा वो बैठ जाएगा। और मेरा बेटा छोटा वाला तो बहुत ही चूजी है। मैंने आपको दिखाया कि उसको कितनी प्लेट सजा करके परस के खाने में आनंद आता है। तो देखिए मैं लोइयों को तरीके से तैयार कर रही हूँ और मैं दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई है। वो मेथड मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया और उसमें मैंने जो भी मसाले डाले हैं वो भी मैंने आपको बता दे रही हैं। इस जो चने की दाल की आप रोटी बनाइए, पराठे बनाइए या पूड़ी जो कुछ ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में आप एक की जगह दो खा सकते हैं। तो लोई को मैंने बेल लिया है। अब इसमें जो दाल मैंने भूंज करके रखी है तो इसे मैं भर दूंगी। बहुत से लोग दाल को क्या करते हैं कि ऐसे दाल को उबाल लेते हैं और उसके बाद उसे पीस लेते हैं, तो वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। और दूसरी चीज़, जब आप लोई भरते हैं तो वो लोई भरने के बाद जब आप बेलते हैं तो वो पूरी जो है प्लेटफॉर्म पे फैल जाती है। जिस पे भी आप बेलते पूरा फैल जाता है और वो उसका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं आता। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर लिया और हल्के हाथों से मैं इस तरीके से लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और फिर हल्के ही हाथों से बेल लूँगी। क्योंकि मैंने दाल भरी है और ये दाल थोड़ी सी मोटी भी है, क्योंकि चने की दाल को हमने मोटा ही पीसा है, जब भी इसका स्वाद आता है। तो हल्के हाथों से बेल लिया है और अब इसके बाद कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी पूड़ी कचौड़ी है वो उसे हम तलना शुरू कर देंगे। और तलने के बाद मैं लगाऊंगी सबसे पहले अपने इष्ट देव की थाली। एक क्लिप मैंने ये भी लगा दी है कि देखिए अब ये कचौड़ियों को मैं तल रही हूँ और इन्हें गर्मा गर्म और थोड़ा गोल्डन ब्राउन खाइए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी जब होती हैं तभी इनका खाने का स्वाद है। यानी कुल मिला के ये बोलिए कि गरम गरम खाने का ही स्वाद है। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन करके रेडी हैं और ये देखिए लग गई है मेरी भोग की थाली और इसमें बस मैं रख दूँगी आम। तो ये है मेरी कुर्ती, आप लोग भी देख लीजिए कैसी लग रही है। बस मुझे कंफर्टेबल लग रही है। मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और खाना वगैरह सब हो चुका है और भगवान का भोग भी लग चुका। तो आषाढ़ी गुरु पर्व है और इसीलिए इसे आषाढ़ी भी शायद बोलते हैं, क्योंकि ये आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को पड़ती है। तो बहुत सारे मिथ हैं पर मुझे नहीं पता, जो लोग बता गए हैं उसी के अनुसार मैं भी काम करती हूँ। कोई मैं बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ। तो इसीलिए आषाढ़ में पड़ती है तो इसलिए आषाढ़ी भी बोला जाता है। और गुरु पूर्णिमा तो है ही, जिसमें आप अपने गुरु को एक मान सम्मान देते हो और उन्हें एक इज्जत देते हो। ये गुरुओं के लिए दिन बनाया गया है कि हम बाकी दिन तो नहीं, कम से कम एक दिन तो अपने गुरु को अच्छे से याद कर सकते। तो मेरे गुरु तो हैं मेरे इष्ट देव और जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, तो वही मेरे लिए सब कुछ हैं। तो क्या होता है, कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। तो मैं बात कर रही थी आज के महत्व के बारे में। तो आज सिर्फ सादा भोजन बनता है जिसमें ईश्वर का हम लोग भोग लगाते हैं। और आषाढ़ी की पूजा मेरे यहाँ नहीं होती है और क्यों नहीं होती मुझे भी नहीं पता, पर मेरे मायके में होती है, जिसमें जो गाय का गोबर होता है उससे दीवार पर पहले रंगाई पुताई की जाती है। उसके बाद उसी गोबर से जो है दो आकृति बनाई जाती हैं ईश्वर की, तो और उन्हीं की पूजा होती है। और यहाँ ससुराल में तो नहीं होती है, बट मेरे मायके में बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो कि मनाए जाते हैं। तो उसी में एक आषाढ़ी भी है। मेरे यहाँ आषाढ़ी की पूजा
नहीं होती है। अब धीरे धीरे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मैं आप लोगों से एक कहावत कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को पता हो, और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि कहावत कुछ ऐसे है शायद मैं भी भूल रही हूँ, हाँ ही थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। कहते हैं आषाढ़ी त्योहार लेके ठाड़ी, और इसके बाद कहते हैं आषाढ़ आता है यानी आषाढ़ी आती है, तो वो त्योहारों का सिलसिला लेकर के चली आती है, जिसमें कि अब इसके बाद नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, सावन तो लग ही जाएगा कल से। और इस तरीके से अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्माष्टमी, ये बहुत सारे छोटे छोटे त्यौहार भी पड़ेंगे और बड़े त्यौहार भी पड़ेंगे। सबसे लास्ट में आ जाएगा कार्तिक मास, तो फिर होगी कतकी। तो कतकी के बारे में मैं बताऊंगी कि उसके विषय में भी एक कहावत है, तो कहिए तो मैं अभी बता देती हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ, और जब कार्तिक आएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करेंगे। तो कहावत ऐसे है कि आषाढ़ी त्यौहार लेके ठाड़ी, कतकी त्यौहार लेके सटकी। तो ये हमारे यूपी में ऐसे कहावत बोलते हैं हम लोग कि जब आषाढ़ का महीना आता है यानी आषाढ़ी आती है, गुरु पर्व आता है, तो उसके बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये 4 महीने हम लोग त्योहार, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, अनुष्ठान इसी में व्यस्त रहते हैं। और शायद ईश्वर ने इसीलिए 4 महीने हमको दिए हैं कि हम बाकी मांगलिक कार्यों से दूर हट करके इन सब पर ही अपना ध्यान फोकस करें और थोड़ा सा ईश्वर में लीन जाए। तो सावन का पर्व बहुत ही पावन पर्व है, और हम लोग सावन में कोशिश करके जो है ज़्यादातर सादे भोजन की तरफ आकर्षित रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड का मूड चेंज होता रहता है, तो कई बार वो बोलते हैं बिल्कुल भी कि सावन में आप लोग बिल्कुल भी प्याज मत खाओ, पर कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, बोल देते चलो ठीक है तुम लोग थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा दिन का विशेष ध्यान रखना। तो मंडे मंडे तो हम सब लोगों का फास्ट रहता ही है, और आप में से ज़्यादातर लोग मंडे का फास्ट भी रखते होंगे, क्योंकि साल में एक बार ये त्यौहार आता है तो हर किसी को उत्साह होता है, क्योंकि सब तरफ हरियाली होती है और मौसम चेंज हो चुका होता है। थोड़ा सा गर्मी से थोड़ा सा कम गर्मी की तरफ हम लोग आ जाते हैं। गर्मी होती है बट वो जो बहुत झुलसाने वाली गर्मी होती है वो चीज़ नहीं होती है। तो इस तरीके से सावन आता है तो सब तरफ हरियाली हरियाली, पानी और सब कुछ हरा हरा सा दिखता है। तो इसीलिए हरी चीज़ों का शायद महत्व दिया गया। हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरियाली, हरी हरी मेहंदी, सब कुछ हरा हरा दिखाया जाता है और अच्छा भी लगता है। तो सावन का महत्व ही कुछ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये त्यौहार आ गए हैं और हम सबके जीवन में खुशियाँ और रंग भर गए हैं। तो इससे हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान से भी जुड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इसी बहाने ही सही कम लोग हम लोग ईश्वर के पास तो हैं। तो बस इतना सा ही है थोड़ा सा मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया कि देखिए मैं क्या करती हूँ और किस तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों को मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मेरे घर में कोई गार्जियंस नहीं है। गार्जियंस के तौर पर अगर कहूँ तो मेरे हस्बैंड ही मेरे गार्जियंस हैं, और उसके बाद अगर मात आता है तो वो मेरा आता है कि उनके बाद जो भी कुछ करना होता है वो मुझे ही करना होता है। ज़्यादा डिसीजन उनके ही होते हैं हर चीज़ में। तो मुझे जितना भी आता है, जो भी आता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं जो मुझे बताए कि आप ये करो या आप उस तरीके से कार्य करो, आप ऐसे रहो या वैसे। मुझे जितना भी आता है या मैंने जितना भी अपने मायके में सीखा है, ससुराल में जो भी सीखा है, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के एक भाई हैं, बाकी मेरी कोई नंद नहीं है और मेरी सास भी नहीं है और मेरे ससुर भी नहीं हैं। तो फैमिली हमारी जो है बिल्कुल छोटी सी है, जिसमें हम लोग 5 सदस्य हैं, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं। तो एक बेटी और 2 बेटा है। शायद मैंने ये चीज़ आप लोगों से पहले भी एक बार ब्लॉग में बताई है, और आज मैं उसे दोबारा फिर से आप लोगों से कह रही हूँ। तो बस इतनी छोटी सी फैमिली है, तो उसके आधार पे मुझे जितना भी आता है, या मेरे पापा जी ने जो भी मुझे सिखाया, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े थे, बहुत पुरानी चीज़ों से जुड़े थे। और अगर मैं उनके पापा जी के बारे में बताऊं तो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पे शिव जी के 108 मंदिर हैं, और उन मंदिरों का बहुत ज़्यादा
महत्व है, तो वो शिव जी के बहुत ज़्यादा भक्त थे। और जितना भी मैंने पूजा पाठ है या जो भी है, वो सब कुछ अपने पापा से ही सीखा है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि किस तरीके से आप ज़िंदगी में पोलाइट रहो, किस तरीके से आप अच्छे बनो, किस तरीके से अच्छे लोगों से बात करो, और बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। मम्मी ने भी मेरी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन में आपको सिखाई जाती हैं और उसकी छाप आपके जीवन पर हमेशा रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हैं जिनको शायद मुझे बचपन में बताया गया था और उनकी छाप आज दिन तक मेरे दिमाग में है। वो मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिले, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आए, मैं उन चीज़ों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। और मुझे तकलीफ़ होती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनका मैं साथ नहीं छोड़ती हूँ तकलीफ़ों के बाद भी, और जब सब कुछ ठीक होता है, तब मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैंने बुरे वक्त में भी उन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ा, और मुझे सुकून मिलता है। और शायद मैं कभी छोड़ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे हैबिट में आ ही नहीं पाएगा कभी भी। तो बस सीधा साधा सा मेरा जीवन है। मैं एक घरेलू गृहिणी हूँ और मैं आप लोगों को ज़्यादा पका तो नहीं रही हूँ। तो बस आज के वीडियो को बस यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो राधे राधे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और इस सावन मास को एंजॉय करें। तो आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और गुरु पर्व की तो शुभकामनाएं आपको हैं ही। तो बाय बाय।